हेलो फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हमने भारत परिषद अधिनियम के बारे में देखा था। हमने भारत परिषद अधिनियम 1858 के बारे में देखा था। भारत परिषद अधिनियम 1861 के बारे में देखा था। इसके बाद हमने 1873 के अधिनियम के बारे में भी पढ़ा था और इसके बाद रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के बारे में पढ़ा था। तो इसका छोटा सा हम ब्रीफ कर लेते हैं। हम एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं। 1858 के अधिनियम में आपको पता है जब 1857 का विद्रोह हो जाता है तो उसके बाद ब्रिटिश जो होती है, ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर देती है और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके भारत का शासन स्वयं अपने हाथों में ले लेती है। तो इसके बाद हमने देखा था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी को ही समाप्त कर दिया गया था तो BOC एंड COD की भी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि BOC और COD जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखते थे। तब ईस्ट इंडिया कंपनी ही समाप्त हो गई तो BOC और COD की भी कोई आवश्यकता नहीं रही। इस प्रकार से BOC और COD को समाप्त करने का मतलब है एक तरह से द्वैत शासन भी समाप्त हो गया था। इसके बाद 1858 के अधिनियम द्वारा कुछ एक बदलाव और किए गए थे, जैसे एक नया पद भारत सचिव के नए पद का सृजन किया गया था। जो भारत सचिव होता था वो इंडिया में नहीं बल्कि ब्रिटेन में होता था। सचिव तो भारत सचिव जो होता था भारत में नहीं ब्रिटेन में होता था और जो भारत से संबंधित सबसे बड़ा पद होता था। और ये भारत सचिव ब्रिटेन में ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य होता था, यानी कि एक मंत्री होता था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होता था। तो भारत सचिव की जो परिषद थी, यानी कि सलाहकार परिषद थी, उसमें 15 सदस्य होते थे जो भारत परिषद के नाम से जानी जाती थी। 1858 के अधिनियम में हमने ये देखा था। इसके बाद आया था 1861 का अधिनियम। अच्छा, 1858 के अधिनियम द्वारा एक और बदलाव जो सबसे महत्वपूर्ण था वो भारत का गवर्नर जनरल अब गवर्नर जनरल ना कहकर वायसराय कहलाया जाने लगा। वायसराय जो होता था वो ब्रिटिश महारानी का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता था, यानी कि ब्रिटिश महारानी उसे स्वयं चुनकर लाती थी। तो हमने ये देखा था कि लॉर्ड कैनिंग चुनकर आया था 1858 के अधिनियम द्वारा। तो लॉर्ड कैनिंग जब चुन के आया था तो लॉर्ड कैनिंग ने 1858 के अधिनियम द्वारा कुछ चीज़ें की थी। जैसे 1868 का अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के काल में आया था, लेकिन लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो व्यवस्था शुरू की थी 1858 में, जिसको 1861 के अधिनियम द्वारा मान्यता मिली थी। अच्छा, हम डिस्कस कर चुके हैं पोर्टफोलियो व्यवस्था क्या थी। पोर्टफोलियो व्यवस्था एक विभागीय व्यवस्था थी। जैसे आज के समय में हम मंत्रियों को देखते हैं तो एक एक मंत्रालय सभी को आवंटित कर दिया जाता है और कुछ मंत्री ऐसे भी होते हैं जिनके पास एक से ज़्यादा मंत्रालय भी होता है। तो उस तरह से हमने कल के अधिनियम में देखा था। 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था तो उसमें यही काम किया गया था। जो वायसराय की परिषद होती थी उसमें विभिन्न सदस्यों को, सरकारी सदस्य होते थे जो ब्रिटेन के, उन्हें विभाग दे दिया जाता था, विभाग आवंटित कर दिया जाता था। तो ये देखा था, तो इसको मान्यता मिली थी। इसके अलावा भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कुछ एक और चीज़ें थी, जैसे कि वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया था और प्रांतों की सरकारों को उनके विधायी प्रक्रिया यानी कि विधायन अधिकार वापस कर दिए गए थे। यानी कि अपने लिए अपने जो प्रांत होते थे उनके लिए विधान बनाने का अधिकार उन्हें लौटा दिया गया था। इसे कहते हैं विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया। तो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया हो गई थी। और कुछ भी देखा था हमने 1861 के अधिनियम में, तो एक बार आप वापस से रिवाइज कर लेना। उसके बाद हमने देखा था 1873 का अधिनियम। 1873 के अधिनियम में ये कहा गया था कि कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी समाप्त किया जा सकता है। और इसी अधिनियम के द्वारा हमने देखा था कि 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त कर दी गई थी। लास्ट हमने देखा था 1876 का रॉयल टाइटल एक्ट, जिसमें ब्रिटेन की जो महारानी थी उसे भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। तो ये सब हमने देखा था। और हमने इसमें 1876 के अधिनियम में ये भी देखा था, तो जो वायसराय थी उसकी जो परिषद होती थी उसमें एक सदस्य और बढ़ गया था, 1+5 सदस्य हो गए थे। और जो 5वां सदस्य, ये 5th सदस्य होता था, या टोटल मिलाए तो 6, और इसके वायसराय के अतिरिक्त देखे तो 5th। तो 5th जो सदस्य होता था वो PWD लोक निर्माण विभाग देखता था। तो ये हमने देखा था कल। तो आज के बारे में हम देखते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम।
1892 का भारत परिषद अधिनियम। तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में हम पढ़ने से पहले कुछ एक चीज़ें जानते हैं कि आखिर 1892 का अधिनियम की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। हमने देखा था कि 1857 की क्रांति हो चुकी थी इससे पहले। 1857 की क्रांति के बाद हमने ये भी देखा था 1813 का अधिनियम आया था इससे पहले, उसमें 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए खर्च किए गए थे। अब जो शिक्षा एजुकेटेड लोग हो गए थे उन्हें अब जॉब्स की ज़रूरत थी, तो वो क्रांति कर रहे थे कि अब हमें जॉब्स चाहिए। पढ़ने लिखने का फ़ायदा क्या है जब जॉब्स ही नहीं मिलेंगी। तो ऊपर से इल्बर्ट बिल आया था 1883 में। इल्बर्ट बिल क्या था तो हम ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। 1883 का जो इल्बर्ट बिल था उसमें जो भारतीय जज थे उन्हें ये अधिकार नहीं था कि वो ब्रिटिश लोगों की सुनवाई कर सकें। तो 1883 के इल्बर्ट बिल द्वारा ये मांग की गई थी कि भारतीय जज जो हैं वो ब्रिटेन के लोगों की भी भारत में सुनवाई कर सकें। तो इसके लिए लाया गया था इल्बर्ट बिल, यानी कि लोगों में एक तरह से जागरूकता पैदा होने लगी थी। और 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। तो इन सभी कारणों के परिप्रेक्ष्य में हमने देखा कि 1892 का अधिनियम लाया गया था। 1892 के अधिनियम में हुआ क्या था बेसिकली देखते हैं। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी की गई थी। हमने देखा कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद जो थी उसमें गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ी थी, हालांकि बहुमत अभी भी सरकारी सदस्यों का ही था। अच्छा, ये गैर सरकारी सदस्य कौन होते थे? ये भारतीय होते थे। भारतीयों की नियुक्ति यानी कि जैसे हमने देखा था कि 1861 के अधिनियम द्वारा पहली बार जो कैनिंग था, कैनिंग यानी कि वायसराय की काउंसिल में 3 भारतीय सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में चुना गया था। ठीक इसी प्रकार इसमें 1892 के अधिनियम में उन गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी की गई। केंद्र में हमने देखा था कि केंद्र में जो थे वो मिनिमम 10 और मैक्सिमम 16 सदस्य होते थे, और प्रांत की जो विधान परिषद होती थी उनमें मिनिमम 8 सदस्य और मैक्सिमम 20 सदस्य हुआ करते थे। तो ये हमने देखा। उसके अलावा NWEP यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एक प्रांत होता था, उसमें सदस्यों की संख्या 15 हो गई। ये सदस्य जो होते थे, वायसराय की बात हो रही है, वायसराय और उसकी काउंसिल में जो सदस्य होते थे यानी कि वायसराय और उसकी काउंसिल। अच्छा, हमने ये देखा था कि जो सबसे पहले हमने कुछ दिन पहले ये पढ़ा था कि जो वायसराय होता था, वायसराय की काउंसिल, उस समय वायसराय नहीं होता था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल होता था। तो भारत का गवर्नर जनरल की जो परिषद होती थी, हमने चार्टर एक्ट, लास्ट जो चार्टर एक्ट था 1853 में देखा था पहले, आपको ध्यान हो तो 1853 के चार्टर एक्ट में हमने देखा था कि जो भारत का गवर्नर जनरल था उसकी जो परिषद होती थी उसमें हमने 6 नए पार्षद जोड़े गए थे, 6 नए सदस्य जोड़े गए थे जिन्हें पार्षद कहा जाता था। तो उन पार्षदों से मिलकर और ये गवर्नर जनरल से मिलकर बनती थी भारतीय केंद्रीय विधान परिषद, जो विधान निर्माण का कार्य करती थी। और जो गवर्नर जनरल की जो परिषद में पहले से जो सदस्य मौजूद होते थे वो प्रशासन का कार्य देखते थे। तो इस तरह से 1853 के अधिनियम द्वारा हमने ये देखा था कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल में 6 नए पार्षद जो जुड़े थे, तो 6 नए पार्षद जुड़ने से भारतीय केंद्रीय विधान परिषद का निर्माण हुआ था, यानी कि एक तरह से संसद कह सकते हैं हम, संसद का निर्माण हुआ था। तो वही संसद यहाँ हम देख सकते हैं कि जो केंद्रीय विधान परिषद है यानी कि उसी संसद में ये सदस्यों की संख्या बढ़ती जा रही है। हमने देखा कि 1861 के अधिनियम में पहली बार उसी संसद में यानी कि भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में 3 गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीय चुने गए थे। और अब देखते हैं कि 1892 के अधिनियम द्वारा वही सदस्यों की संख्या और बढ़ा दी गई है, लेकिन हालांकि जो सदस्य ज़्यादा हैं, बहुमत है जो, वो अभी भी सरकारी सदस्यों का ही है। अच्छा, कितने बढ़ाए गए वो हमने ये देख लिया कि मैक्सिमम 10 हो सकते हैं, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 16 हो सकते हैं केंद्रीय विधान परिषद में। अच्छा, ये सदस्य करते क्या थे काम? परिषद में बजट पर बहस करने का अधिकार इन्हें दिया गया था और केंद्र कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इन्हें अधिकृत किया गया था। यानी कि कार्यपालिका को ये जिम्मेदारी है कि अगर ये सदस्य उनसे कोई प्रश्न पूछते हैं तो उन्हें उत्तर देना पड़ता था और बजट पर बहस कर सकते थे। तो ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुई थी? तो हमें ये उत्तर देना है 1892 का भारत परिषद अधिनियम।
यानी कि बजट पर बहस प्राप्त कर सकते थे अब जो गैर सरकारी सदस्य थे। गैर सरकारी सदस्य को लेकिन वोट देने का अधिकार भी नहीं था और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी नहीं था। जैसे हमने देखा कि कार्यपालिका के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया, मतलब कार्यपालिका जो होती थी अब वो गैर सरकारी सदस्य अगर कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसका उत्तर देगी, उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। लेकिन अगर गैर सरकारी सदस्य वापस उनका उत्तर पे दोबारा प्रश्न करते हैं तो वो चीज़ अप्लाई नहीं थी, यहाँ वो चीज़ लागू नहीं थी। यानी कि दोबारा प्रश्न, अनुपूरक प्रश्न जैसे कहते हैं, वो नहीं पूछ सकते थे, ना ही वोटिंग राइट था, कोई भी वोटिंग राइट नहीं था। यानी कि अभी भी कई कह सकते हैं कि जैसे 1861 के अधिनियम में हमने देखा था कि 3 गैर सरकारी सदस्य नाम मात्र के लिए, क्योंकि विधायन प्रक्रिया में उनका कोई भी हिस्सा ही नहीं है। और उसके बाद 1892 के अधिनियम में जिस सदस्यों की संख्या बढ़ी है गैर सरकारी सदस्यों के रूप में, तो उन्हें थोड़ा सा कहीं ना कहीं अधिकार ज़्यादा दे दिया गया था 1861 के कंपैरिजन में। क्या ज़्यादा अधिकार है कि अभी वो बजट पर बहस कर सकते हैं और कार्यपालिका के प्रश्नों को कार्यपालिका से प्रश्न कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमने देखा था। वोट देने का अधिकार नहीं है और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी नहीं है। अनुपूरक प्रश्न क्या होते हैं हमने बताया कि अगर उत्तर दे दिया किसी कार्यपालिका परिषद के सदस्य ने तो वापस प्रश्न नहीं पूछ सकते उससे, तो ये होता है अनुपूरक प्रश्न। इनकी नियुक्ति कैसे की जाती थी? जो गैर सरकारी सदस्य होते थे इनकी नियुक्ति इनडायरेक्ट इलेक्शन द्वारा की जाती थी। इनडायरेक्ट इलेक्शन यानी कि ये परोक्ष निर्वाचन द्वारा। इसका निर्वाचन कौन करता था? जो केंद्रीय विधान परिषद होती थी, केंद्रीय विधान परिषद में तो गैर सरकारी सदस्यों का जो नियुक्ति थी वो वायसराय की शक्ति का प्रावधान था। यानी कि वायसराय नियुक्त करता था गैर सरकारी सदस्यों को। वायसराय जिसको चाहेगा उसी को नियुक्त कर लेगा। इसी तरह प्रांत की जो विधान परिषद थी उसमें गवर्नर को यह अधिकार था कि वो जिला परिषद, नगर पालिका, व्यापार संघ, जमींदार, विश्वपति और इनकी सभी की सिफारिशों के आधार पर गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करता था। तो ये था 1892 का अधिनियम। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है 1909 का अधिनियम। 1909 के अधिनियम में हम वापस देखेंगे कि जैसे जैसे धीरे धीरे भारत परिषद अधिनियम होते जा रहे हैं तो भारतीयों में जागरूकता आती जा रही है। उनकी एक मांग बढ़ रही है कि विधायी प्रक्रिया में हमें और ज़्यादा मौका दिया जाए। तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही है उनकी भागीदारी विधायी प्रक्रिया में। 1861 के अधिनियम में हमने देखा कि उन्हें कोई भी अधिकार नहीं थे। हालांकि पहली बार 3 गैर सरकारी सदस्यों के रूप में उन्हें भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में चुन लिया गया था। 1892 का अधिनियम जस्ट हमने अभी देखा, इसमें देखा कि विधायी प्रक्रिया में और 3 से ज़्यादा भी सदस्य हो गए थे। केंद्रीय विधान परिषद में मैक्सिमम 16 और मिनिमम 10 सदस्य चुने गए, ये देखा। तो इसमें क्या अधिकार और बढ़ गया? उनका अधिकार बढ़ गया कि एक तो कार्यपालिका से प्रश्न पूछ कर सकते हैं, दूसरा परिषद में बजट पर बहस कर सकते हैं, तीसरा हमने देखा अब दोबारा से ये अधिनियम आया 1909 का भारत परिषद अधिनियम। 1909 का भारत परिषद अधिनियम में हम ये देखने जा रहे हैं कि दोबारा से अगेन जो गैर सरकारी सदस्य होंगे 1909 के अधिनियम द्वारा उनके अधिकारों को और विस्तारित किया जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। मार्ले कौन था? मार्ले उस समय का भारत सचिव था जो ब्रिटेन में होता था और मिंटो वायसराय होता था। तो देखते हैं क्या हुआ था। अच्छा, ये आया क्यों था उसका थोड़ा सा कारण जान लेते हैं। 1892 का जो इंडिया काउंसिल एक्ट यानी कि भारत परिषद अधिनियम था उसकी कमियों को दूर करने के लिए, क्योंकि भारतीय जो थे गैर सरकारी सदस्य जो थे वो लगातार मांग कर रहे थे कि विधायी प्रक्रिया में हमें और ज़्यादा हिस्सा दिया जाए। तो इसके लिए ये लगातार भारत परिषद अधिनियम आते थे। उस समय गर्मपंथी लोगों का दबाव बढ़ गया था। तो गर्मपंथी लोगों को दबाना यानी कि संतुष्ट करना भी ज़रूरी था। अच्छा, ये गर्मपंथी कौन होते थे? वो जो गर्मपंथी हमने देखा था कि 1905 के बाद तिलक जो थे यानी कि बाल गंगाधर तिलक, उनके नेतृत्व में जो गर्मपंथी थे उनकी जो भूमिका थी वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ने लगी थी। तो इसके लिए उन्हें भी संतुष्ट करना ज़रूरी था। दूसरी बात हमने देखा कि सांप्रदायिकता को बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई। ताकि सांप्रदायिकता क्यों बढ़ाया जाए? ताकि जो राष्ट्रवाद बढ़ता है धीरे धीरे, तो राष्ट्रवाद को दबाने के लिए सांप्रदायिकता का सहारा लिया। सांप्रदायिकता का मतलब होता है हिंदू मुस्लिम को लड़ाना, उनको उसी में उलझा देना। तो ये चीज़ थी
1909 के अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में ये सभी कारण रहे थे। तो इन्हीं सब की कारणों के परिप्रेक्ष्य में लाया गया था 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। मार्ले उस समय का भारत सचिव था और वायसराय उस समय का मिंटो था। नेक्स्ट पॉइंट वाइज देखते हैं आप क्या क्या काम हुए थे इस अधिनियम द्वारा। 1909 के अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में फिर से वापस वृद्धि की गई थी, और इसमें जो वृद्धि की गई थी वो काफ़ी वृद्धि की गई थी। इसमें जो केंद्रीय विधान परिषद होती थी, भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से 60 कर दी गई, यानी कि काफ़ी संख्या वृद्धि हुई है इस बार। केंद्रीय परिषद में सरकारी सदस्यों का बहुमत हालांकि अभी भी बनाए रखा है, यानी कि सरकारी सदस्य यानी कि ब्रिटेन के जो लोग हैं उनका अभी भी बहुमत बनाए रखा है। लेकिन प्रांत की जो विधान परिषद होती थी उसमें गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत अब हो गया है, यानी कि अब प्रांतीय विधान परिषद होते थे उसमें भारतीयों का बहुमत यानी कि भारतीय ज़्यादा होंगे, और केंद्रीय विधान परिषद होती थी उसमें सरकारी सदस्य अभी भी ज़्यादा होंगे। उसके बाद देखते हैं कि सदस्यों की संख्या में हम देख रहे हैं लगातार वृद्धि होती जा रही है। तो 1909 का भारत परिषद अधिनियम के बारे में देख रहे थे हम। तो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में हमने देखा था काफ़ी वृद्धि हुई थी। केंद्रीय विधान परिषद में 16 से 60 सदस्य हो चुके थे, और ये जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसमें सरकारी सदस्यों का बहुमत अभी भी था, लेकिन प्रांत की जो विधान परिषद थी उसमें गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत हो चुका था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दोनों स्तरों पर विधान परिषदों का कार्य का दायरा बढ़ाया गया। दोनों स्तरों पर, इसका मतलब केंद्रीय स्तर और प्रांतीय स्तर, दोनों स्तर पर जो विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य थे उनका दायरा, उनके कार्य करने के दायरा बढ़ाया गया था। जैसे पिछले अधिनियम में हमने देखा था कि उन्हें अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, लेकिन अब अभी उन्हें अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार और बजट पर संकल्प रखने का अधिकार दिया गया। बजट पर यानी कि वोट देने का अधिकार। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 1909 के अधिनियम द्वारा जो भारतीय केंद्रीय विधान परिषद होती थी उसमें गैर सरकारी सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने और बजट पर वोट देने का अधिकार मिल गया था। बहस करने का अधिकार तो इससे पहले वाले अधिनियम में ही मिल गया था, लेकिन बजट पर अब वो वोट भी दे सकते हैं। पिछले वाले अधिनियम में हमने देखा था कि उन्हें अपना संकल्प रखने यानी कि वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन अभी उनके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि की गई और उन्हें वोट देने का अधिकार भी दिया गया है। इसी अधिनियम द्वारा पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद में एसोसिएशन बनाया गया। एसोसिएशन मतलब अभी बताते हैं। और ऐसा एसोसिएटिव पहला कौन था? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा था। वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। कौन? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। हमने देखा था कि वायसराय जो होता था उसके दो तरह से काम करता था वो। एक तो वायसराय की काउंसिल होती थी, काउंसिल यानी कि परिषद। वायसराय की जो काउंसिल होती थी वो तो प्रशासनिक कार्य करती थी, और केंद्रीय वायसराय में की परिषद में जो 6 नए पार्षद जोड़े गए थे वो करते थे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद का काम। केंद्रीय विधान परिषद का काम मतलब क्या होता था? विधान परिषद यानी कि विधान निर्माण का कार्य करती थी। ये विधान निर्माण यानी कि कानून बनाएगी, ये कानून को संचालित करेगी। तो इसमें तो हमने देख रहे हैं कि गैर सरकारी सदस्य के रूप में भारतीयों को शामिल किया जा रहा है, लेकिन इसमें अभी तक कोई नहीं आया था। तो ये जो काउंसिल थी जो प्रशासन चलाती थी, तो इसी में पहला भारतीय कौन था? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, जो प्रशासन चलाने की प्रक्रिया में एसोसिएट बनाया गया था। तो ये देख रहे हैं इस अधिनियम द्वारा पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद में एसोसिएशन बनाया गया, और ऐसा पहला व्यक्ति सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा था। वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे प्रसन्न सिन्हा, जो कौन बने थे? विधि सदस्य, लॉ मेंबर के रूप में भारत परिषद अधिनियम 1919 द्वारा बनाए गए थे। और देखते हैं क्या हुआ था। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार यानी कि भारत परिषद अधिनियम द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन यानी कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला था। पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, जिसे हम कहते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, जो 1909 के अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। यही है कि 1909 के अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली क्या होती है? पृथक निर्वाचन प्रणाली होती है, जिसमें
कि कोई क्षेत्र है, जैसे ये क्षेत्र, तो इसमें से मुस्लिम ही खड़ा होगा और वोट भी मुस्लिम ही देगा। जैसे आज के ज़माने में होता है कि भले ही किसी कोई अल्पसंख्यक इस क्षेत्र से खड़ा है तो वोट तो सभी देते हैं ना, लेकिन उसमें ऐसा नहीं था। उस समय सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लागू कर दी गई थी, जिसमें खड़ा भी यानी कि उम्मीदवार भी मुसलमान होगा और वोट देने वाले भी केवल मुसलमान होंगे। अब जाहिर सी बात है, जब मुसलमान के लिए हमने उम्मीदवार के आरक्षित कर दिया गया कि उम्मीदवार यहाँ से खड़ा होगा तो मुसलमान होगा, तो वोट भले ही हिंदू दे चाहे मुस्लिम, जीतेगा तो मुस्लिम ही। लेकिन उन्होंने जानबूझ के सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। सांप्रदायिकता मतलब लड़ाई को बढ़ावा देने के लिए, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई बढ़े, इसके लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी मुस्लिमों के लिए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है 1909 के अधिनियम का। उसके बाद भारत परिषद में 2 भारतीय शामिल किए गए थे। भारत परिषद कहाँ होती थी, हमने देखा था कि 1858 के अधिनियम द्वारा एक भारत परिषद की नियुक्ति की गई थी, जिसका जो अध्यक्ष होता था वो भारत सचिव होता था। तो वही जो भारत परिषद होती थी उसमें 2 भारतीयों को शामिल किया गया था, जो कौन था, 1909 के अधिनियम द्वारा। 1909 के अधिनियम द्वारा भारत परिषद में 2 भारतीय शामिल किए गए थे, जो केसी गुप्ता था और सैयद हुसैन बिलग्रामी। इन 2 को भारतीय सदस्य को भारत परिषद में शामिल किया गया था। अच्छा, भारत परिषद यहाँ इंडिया में नहीं होती थी, वो ब्रिटेन में होती थी। तो इस तरह से हमने आज 2 अधिनियम देखे। भारत परिषद अधिनियम 1892 जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और भारत परिषद अधिनियम 1909 ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसकी खास बिंदु ये ध्यान में रखना है, इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो वो लागू की गई थी 1909 के अधिनियम द्वारा। और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो हमने देख ली। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम अगले वीडियो में ज़रूर कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की।